हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग सेट में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है। सेट में जो फर्स्ट मैथमेटिशियन जिनका नाम लिया जाता है सेट में कंट्रीब्यूशन के लिए, वो है हमारे जॉर्ज कैंटर। ठीक है। जॉर्ज कैंटर का सेट थ्योरी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। सो जॉर्ज कैंटर जो है वो सेट थ्योरी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। सो हम लोग पहले सेट का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना, और फिर वहाँ देखेंगे कि वो जो एग्जांपल है उससे हम कैसे सेट के डेफिनेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सेट है, एक कलेक्शन। हमारे पास दो वर्ड है, एक कलेक्शन वर्ड है, ठीक है, और सेट वर्ड हम लोग जो मैथमेटिक्स में भी पढ़ रहे हैं। तो कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है पहले वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। सो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक है। कोई भी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। एवरी सेट इज अ कलेक्शन। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ठीक है। सो आप देख लीजिए, यानी कि सारे कलेक्शन सेट नहीं हो सकते हैं, है ना, बट सारे सेट जो है एक प्रकार के कलेक्शन है। यानी कि ऑब्वियसली कलेक्शन वाला पार्ट पे हमको कुछ कंडीशन देना पड़ेगा, तब जाकर वो कलेक्शन क्या होगा, सेट। तो हम लोग वही कंडीशन को देखेंगे कि ये वाला पार्ट सही है ना। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तो अब कलेक्शन में क्या कंडीशन हम लोग दे देंगे जिससे वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो मैं इसके लिए पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1। ठीक है। सो सबसे पहले एग्जांपल 1 लेता हूँ। ठीक है। ये एग्जांपल 1 पहले आप समझिए। ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों के लिए कलेक्शन, दो एग्जांपल लूँगा, दोनों में कलेक्शन वर्ड यूज़ करूँगा। अब मैं उसका देखेंगे कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है। सो एग्जांपल 1 क्या है, कलेक्शन ऑफ all months of the year। all months of year। ठीक है। एक साल के जितने भी मंथ्स हैं उनके कलेक्शन हैं। ठीक है। मंथ्स की कलेक्शन है। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 2। ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 हम लोग जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 हम लोग देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ all good books in mathematics। collection of all good books of maths in class 11। क्लास 11 में जितने भी अच्छी किताबें हैं मैथ्स की उनका कलेक्शन। ठीक है। सो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए पहले इन दोनों एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है। देखिए दोनों कलेक्शन है। ठीक है। आप क्लास 11 में जितनी भी मैथ्स की किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, उनका कलेक्शन है। और एग्जांपल 1 जो है वो है क्या है, एक साल में जितने भी मंथ्स हैं उनका कलेक्शन है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये एक सेट का एग्जाम्पल है, बट दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है ये सेट नहीं है, सिंपली एक कलेक्शन है। ठीक है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नाउ, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए, मैं अगर एग्जांपल 1 डिफरेंट बच्चों को दूं और बोलूं कि इस एग्जांपल 1 से तुम क्या समझ रहे हो उसको तुम लिखो, तो हर एक बच्चा क्या लिखेगा। एग्जांपल 1 अगर मैं दूं तो हर एक बच्चा यही लिखेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक लिखेगा, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर एक बच्चा। मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बच्चे को दूं तो वो यही लिखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन अगर मैं ये वाला कलेक्शन दूं बच्चे को, तो अब आप देखिए कि ये जो कलेक्शन है हर एक बच्चे के हिसाब से वैरी करने लगेगा।
कोई बच्चा बोलेगा कि ये मैथ्स का अच्छा बुक है, कोई बोलेगा नहीं ये मैथ्स का अच्छा बुक है। तो जो कलेक्शन है, ये वाला कलेक्शन जो है वेरी करेगा। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे वेरिएशन किस वर्ड के कारण आ रहा है। यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा है ये गुड बुक यार कारण आ रहा है। इसमें वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें हम हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो फिक्स्ड है ना, हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ तक फिक्स है। बट एग्जाम्पल में अब देख, गुड बुक का जो मीनिंग है वो गुड बुक का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। किसी ने फिक्स नहीं किया है कि कोई किताब अच्छी कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड बुक है ये एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन जो है एक फिक्स डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं, है ना। सो जो गुड बुक है इसके कारण जो है पर्सन टू पर्सन जो है ये कलेक्शन वेरी करेगा। बट जो पहला एग्जांपल है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स्ड होगा, है ना कलेक्शन। तो इसीलिए जो पहला वाला कलेक्शन है वो सेट है, बट दूसरा वाला जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन विल बी अ सेट, ठीक है। सो अब यहाँ से हम सेट का डेफिनेशन जनरेट करते हैं। तो देखिए सेट का अगर डेफिनेशन हमको लिखना रहे व्हाट इज सेट, तो सेट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन है बट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि आपका जो डेफिनेशन है हर एक टर्म का वो फिक्स्ड है, वो डेफिनेशन जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। जैसे गुड जो है एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, ठीक है। सो एक ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, ठीक है। सो वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। सो अब आप देखिए अपने बुक में देख लीजिए, ठीक है। जो सेट का बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। जो पहला वाला है और नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक सेट का एग्जांपल है। सारे नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं, तो इसमें पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा कलेक्शन। सब जितने पर्सन है वो यही लिखेंगे 1 3 5 7 9। रिवर्स ऑफ इंडिया ये भी सेट का एग्जांपल है। क्यों? रिवर्स ऑफ इंडिया फिक्स्ड है, रिवर का जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड है। और इंडिया में जितने भी रिवर हैं ऑब्वियसली आप सारे रिवर का नाम नहीं जानते हैं, बट जो भी पर्सन रिवर का नाम जानता है या जो भी लिखेगा अगर सारे रिवर का नाम जानता है तो वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि रिवर का नाम जो है वो वेरी करेगा, है ना। सो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे रिवर्स आएंगे, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि रिवर जो है वेरी करेगा। अगर आप जानते हैं तो सबके लिए फिक्स है ये आंसर, ठीक है। ये टिपिकल लग रहा है और कंफ्यूजिंग भी है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए क्योंकि रिवर एक वेल डिफाइंड टर्म है ना। अब जो पॉन्ड है उसको आप रिवर नहीं बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉन्ड है उसको आप इस कलेक्शन में नहीं ला सकते, है ना। इसी तरह जो लेक है वो भी इस कलेक्शन में नहीं आएगा, है ना। बट जैसे मान लीजिए गंगा रिवर है, ठीक है, यमुना एक रिवर है, तो ऑब्वियसली ये वो सारे इसमें नाम आएंगे, ठीक है। सो रिवर का जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड है, इसलिए ये भी एक सेट है। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये भी फिक्स्ड ग्रुप है, कलेक्शन है ना। तो ऑब्वियसली ये भी एक सेट है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ये भी देखिए बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, अनकाउंटेबली बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, बट ये भी एक फिक्स कलेक्शन है। ट्रायंगल का डेफिनेशन फिक्स्ड है, जो भी 3 साइड वाला पॉलीगन होगा वो ट्रायंगल कहलाएगा। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल वर्ड जो है एक वेल डिफाइंड टर्म है। यहाँ पे यही चीज़ आपको समझना है कि कोई अनडिफाइंड टर्म या वेल डिफाइंड टर्म नहीं है तब वो सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड टर्म है तो एक सेट होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो प्राइम फैक्टर में देखिए फिक्स्ड है, प्राइम फैक्टर जो है एक वेल डिफाइंड टर्म है, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल है। सॉल्यूशन यानी कि इसके रूट, तो इसके रूट, तो ये सॉल्यूशन भी एक वेल डिफाइंड टर्म है, तो ये भी एक सेट का कलेक्शन है। ऑब्वियसली इसमें 2 ही टर्म आएंगे, 2 और 3, ठीक है। सो मेरे ख्याल से सेट के डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज में भी देख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको पता करना है। जैसे एग्जांपल 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। सो अब देखिए ये एक वेल डिफाइंड टर्म है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे अब आप देखिए एक अनडिफाइंड वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। टैलेंटेड वर्ड जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो जो टैलेंटेड वर्ड है उसके कारण ये इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये हर एक पर्सन के हिसाब से जो टैलेंटेड राइटर है वो फिक्स्ड नहीं है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, तो इस कारण से ये जो कलेक्शन तो है बट ये कलेक्शन सेट नहीं है। इसी तरह बेस्ट क्रिकेट टीम बैट्समैन, तो ये भी वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसमें वेल डिफाइंड टर्म कौन नहीं है? बेस्ट, तो ऑब्वियसली ये भी एक सेट नहीं है।
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन है। सो ये एक फिक्स्ड है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जितना भी नोवेल है, तो ये भी एक फिक्स्ड है ना, ये भी फिक्स्ड है और ये कलेक्शन एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है ना। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन उनका कलेक्शन, ऑब्वियसली ये भी एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये सेट नहीं है। जो क्यों, यहाँ पे जो डेंजरस वर्ड है मोस्ट डेंजरस, ये फिक्स्ड नहीं है। किसी के हिसाब से कोई एनिमल जो होगा डेंजरस है, किसी के हिसाब से वो बहुत डेंजरस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली मोस्ट डेंजरस वर्ड जो है ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से सेट के डेफिनेशन में और जो भी कलेक्शन है वो सेट होगा नहीं, आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेट का नाम। एक सेट का नाम हम कैसे देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी कलेक्शन हमने लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो ये कलेक्शन है और इसको हम लिख सकते हैं AEIOU, है ना। अब ये जो कलेक्शन है इसको हम किसी नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो आप एक कलेक्शन है, ये सेट है, तो पहली बात, कोई भी सेट का ये सारे जो है ना ये सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सेट के एलिमेंट, ठीक है। और ये सेट के एलिमेंट हमेशा किससे सेपरेटेड होंगे, कॉमा से, ठीक है। ये क्या जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे सेपरेटेड होंगे, कॉमा से। और ये जितने भी एलिमेंट हैं हमेशा किसके अंदर आएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये सेट के लिए फिक्स नोटेशन है, कोई भी सेट का एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर आएगा एंड एवरी एलिमेंट विल बी सेपरेटेड बाई कॉमा। और इसका नाम हम कैसे देंगे, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में 26 लेटर हैं, आप कोई भी नाम से इसको बुला सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो इसको जैसे मैंने नाम दे दिया, तो ये मेरा एक सेट है ए, और इस सेट के अंदर क्या है, जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं वो, ठीक है। सो सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से देते हैं और सेट के जो एलिमेंट है वो करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे और हर एक एलिमेंट किससे सेपरेटेड होगा, कॉमा से। ये हमारा फिक्स नोटेशन होगा। अब जैसे आप इसी क्वेश्चन को अपने एक्सरसाइज में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला वाला जो क्वेश्चन है, आप उसको खुद से कीजिएगा, सेट का नाम लिखिएगा, जैसे जो सेट है उसी में। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन सेट है, तो इसका एक नाम दे दीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये इसका नाम दे दिया और इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट आएंगे। तो जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके अलावा और कोई नहीं है, करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हर एक एलिमेंट देखिए सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। इस तरह दूसरा वाला सेट तो नहीं है, तीसरा वाला भी सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं उनका नाम लिखना है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसका नाम देते हैं बी। तो 1 2 3 4, अब बहुत सारे हैं तो आप डॉट डॉट करके 99 तक लिख सकते हैं। सो सेट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेट है उसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इसमें तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोला था, बट अब आप एक इसके साथ ऐड कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे लिखने हैं सारे सेट के नाम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेट का नाम कैसे लिखेंगे और एक कलेक्शन को हम कैसे लिखेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सेट मैं लिख रहा हूँ ए, और सेट ए है सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें देखिए इस सेट ए का एलिमेंट क्या है, हम बोल सकते हैं ना 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हर बार अगर मान लीजिए 2 बिलोंग्स टू ए, तो हर बार हम 2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, तो ये लेंदी प्रोसेस हो गया मैथ्स में। तो हम इसके लिए एक नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, बिलोंग्स टू वर्ड के लिए हम लोग एक नोटेशन यूज़ करेंगे मैथ्स में। ये इसको हम लोग बोलते हैं, एक ग्रीक वर्ड है इप्सिलन, ठीक है। इसको हम लोग इप्सिलन बोलते हैं। देखिए इस वर्ड का आप जब तक मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इस वर्ड का फिक्स नोटेशन है, बट अगर आप
कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका नोटेशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब बिलोंग्स टू नहीं होगा। फिजिक्स में इसका कुछ और मतलब है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी या कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये परमिटिविटी का नोटेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब तक हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो अब आप देखिए 1 बिलोंग्स टू ए को हम कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। इसे देखिए 2 बिलोंग्स टू ए है तो हम क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। तो हमारा देखिए जो नोटेशन है वो छोटा हो गया ना, 2 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे मान लीजिए 7 तो 2 के अंदर नहीं है ना, ए के अंदर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 7, ये बिलोंग्स टू का नोटेशन है, इसको आप काट दीजिए तो इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। सो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये नोटेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है तभी हम यूज़ करेंगे। जैसे 1 ए का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ध्यान रखिएगा एलिमेंट के नोटेशन के लिए, एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो हम बोलेंगे, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं है सेट में तो वो उसका एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए अपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, ये आप खुद से कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सेट में हमारे पास 2 फॉर्म है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। सेट में हमारे पास 2 नोटेशन है, ठीक है। एक नोटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट को लिखने का 2 तरीका है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल है, रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा इजी है। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ROSTER, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म क्या है ना, जिसमें आपके सेट के एलिमेंट आपको एग्जैक्टली दिखते हैं किसी अंदर क्या क्या है। जैसे A इज इक्वल टू, मैंने अभी लिखा था ना 1 2 3 4, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर इसको हम किसी और दूसरे नोटेशन में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, देखिए ये एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, कलेक्शन जो सेट है वो सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे पहले वाले का ये जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म में है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में, क्यों, इसके एलिमेंट हमको विजिबल हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपके एलिमेंट आपको विजिबल होंगे, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो लिखे ना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखना सीख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब उसके पहले चलिए रोस्टर फॉर्म से पहले आपके बुक में जो डेफिनेशन है रोस्टर फॉर्म का, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ है, ताकि आप अपने बुक को भी, इंपॉर्टेंट है, आप बुक के लाइन को स्टडी कीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बिलोंग्स टू के लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं आपको आपके बुक में दिखा दे रहा हूँ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी कहाँ है। देखिए ये जो, अब देखिए यहाँ पढ़ने से हमको फायदा हो गया ना। देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, वन इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। एक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो अभी हमने देख लिया, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें सेट के एलिमेंट हमको एग्जैक्टली दिखते हैं, ठीक है। सो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, है ना, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो लिस्टेड है, एंड द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैसेज, करली ब्रैसेज, ओके। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो 2 4 6, ये सेट का हमारा कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये कलेक्शन हमको बता रहा है कि ये कैसा कलेक्शन है, और उस कलेक्शन के एलिमेंट को हम सारे एलिमेंट को लिख दें करली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो जो वो फॉर्म हम लिख रहे हैं वो कौन सा फॉर्म है, रोस्टेड फॉर्म है, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये नोट आप पढ़ लीजिए। इन नोट क्या लिखा हुआ है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, यानी कि ये बोल रहा है कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। आप जैसे देखिए 1 2 3 आप ऐसे लिखे या फिर 3 2 1 ऐसे लिखे, ये दोनों सेम ही सेट है, यानी कि ये बोल रहा है कि किस ऑर्डर में एलिमेंट को लिखा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
in roster form the order in which elements are listed is immaterial यानी कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि किस ऑर्डर में एलिमेंट को लिखा गया है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा नोट, ये भी नोट इम्पॉर्टेंट है, हम जैसे सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल वर्ड है, इसको मुझे अगर सेट में लिखना होगा तो हम एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ, अब ओ 2 बार है तो हम ओ को एक ही बार लिखेंगे, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। सेट में अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 1 2 3, तो ये गलत है। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, सिंपली आप क्या लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक ही एलिमेंट को हम 2 बार सेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया है। रोस्टर फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था वो दोनों पार्ट हमने पढ़ लिया। एक, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है एलिमेंट का, आप किसी एलिमेंट को पहले लिख रहे हैं किसी एलिमेंट को बाद में लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे सेट में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला है, तो मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ क्वेश्चन का, और आप उसके बाद बाकी सारा खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं पहले वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी फॉर्म दिया हुआ है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म नहीं पढ़े, बट मैंने बोला कि ये जो एग्जाम्पल 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। और इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे वो समझ में ना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एक्स इज एन इंटीजर, एंड मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है, सपोज ए है, ए ऐसे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 यहाँ डॉट दिए हुए हैं, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, है ना, -3 एंड लेस देन 7। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक्स, ये जो नोटेशन है ये क्या कहलाता है, सच दैट, एक्स सच दैट, यानी एक्स के बारे में बता रहा है कि एक्स कैसा है, यानी एक्स ए का क्या है, एलिमेंट है। और अब एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो इसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ए तो सेट का नाम है। अब यानी कि एक्स जो है एक इंटीजर है, और ये कैसा इंटीजर है जो -3 के बराबर हो सकता है, -3 से बड़ा हो सकता है, बट 7 से छोटा हो सकता है। यानी इसके अंदर -3 भी आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 से 7 से छोटा है। तो ये जो है ए का रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखिए। अब आप पढ़ सकते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो बी का आंसर क्या लिखेंगे, अगर हमको बी लिखना रहेगा तो एक्स नेचुरल नंबर है, यानी एक्स जो है एलिमेंट है, यानी एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 6 है। तो अब मेरे ख्याल से आप 3 4 5 6 कर सकते हैं खुद से, ठीक है। सो ये अब आप कीजिएगा, ठीक है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा अलग से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, ये हमारा अभी पेंडिंग क्वेश्चन है। सेट बिल्डर फॉर्म अभी इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग और भी सेट पे टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, ठीक है, ये भी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, 5 नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है। ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सारे एलिमेंट को लिस्ट करना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको एक तरह से, ठीक है। तो एक्स ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा, 1 3 5 ... तो इससे आपको पता चल रहा है कि सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेट में फाइनाइट एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 5 नंबर भी इजी है आपका, 5 नंबर भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर, सो 6 नंबर जो है वो भी इजी है।
आपको सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में मैच करना है, तो आप इन सारे को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए और देखिए कि किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ तक समय दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 छोड़कर आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके।